चलें जी, टाइम हो गया है और मेरा ख्याल है वी शुड नाउ स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द वेबिनार ऑन एनुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिपोर्ट। अभी रिसेंटली हमारी 4 जनवरी को हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है और आज की प्रेजेंटेशन का मकसद बेसिकली यही है कि आपको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि हमने इस रिपोर्ट में किस सीक्वेंस के साथ किस किस चीज़ को इंक्लूड किया है। अपना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम मोहम्मद फवाद नवीद एंड आई एम लीडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट हियर एट बासियन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट में एनुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का जो टाइटल है, टाइटल पेज है। सेकंड पेज के ऊपर हमारा जो है कंपनी का इंट्रोडक्शन है और खास तौर के ऊपर हमने अपनी रिसर्च डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट है उसके बारे में बताया है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 2.5 इयर्स वी हैव कवर्ड 37 स्क्रिप्ट्स फ्रॉम 12 सेक्टर्स सो फार। और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पाइपलाइन में हैं जो कि विद इन कमिंग वीक्स इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हमारी उनके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाएंगी। थर्ड पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जी। इसमें सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव समरी को कवर करेंगे, फिर एसीपीएल कवरेज है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड देन सेक्टर्स आउटपुट। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी की तरफ। पूरी रिपोर्ट का ये क्रक्स है जी। और इसका भी अगर मैं आपको समराइज वर्जन बताऊं कि हम जो है कैलेंडर ईयर 22 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केएसई 100 इंडेक्स 53,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। अब उसकी क्या रीजंस हैं, वो रीजंस वैसे तो ब्रीफली हमने इस पेज के ऊपर भी डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में आगे जाएंगे तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो हम आगे चलते चलते इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी एसीपीएल कवरेज आ जाती है जी। ये वही वाली स्लाइड्स हैं जो कि हमारी मंथली बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट आती है एसीपीएल डाइजेस्ट के नाम से। तो उसमें ये हमारी जितनी भी कवरेज है 37 स्टॉक्स की, उसके ऊपर हमारा अपडेटेड व्यू, आपको कहाँ पर बाइंग उसके करनी चाहिए, टारगेट प्राइसेस क्या है, अपसाइड क्या है, और जो दूसरे कुछ मजीद की फंडामेंटल्स हैं वो हमने इन नेक्स्ट 3 स्लाइड्स के अंदर उसको इंक्लूड किया है। तो इसको हम डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो पाकिस्तान पॉलिटिक्स की तरफ आए। अब दो ही मेन फैक्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को या किसी भी स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर जिनका इम्पैक्ट होता है। एक तो है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये इस एक पेज के अंदर हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी और जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं उनको भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे तो हमने देखा कि लास्ट कुछ मंथ्स में जब पीडीएम जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज का एक अलायंस था उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, तहरीक भी चलाई, लेकिन जब से उनका पीपीपी के साथ रेजिग्नेशंस के पॉइंट के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ स्टेबलाइज होकर निकली और जो हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस था अपोजिशन पार्टीज का वो कुछ फेड अवे हुआ। लेकिन रिसेंटली जो केपीके में हमने इलेक्शंस देखे हैं अभी लोकल गवर्नमेंट्स के, उसमें जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी पीटीआई उसको कुछ डिफीट का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान जो हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने दोबारा से अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट मंथ में या उससे आगे वाले मंथ में जो है वो उन्होंने कुछ एंटी इन्फ्लेशन प्रोटेस्ट भी कॉल ऑन किए हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद एक तो जो उनको डिफीट का सामना करना पड़ा और दूसरा जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो एंगर देखा जा रहा है आम आवाम के यहाँ, इन दोनों चीज़ों के बावजूद गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी को कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं नज़र आता। इसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि गवर्नमेंट ने अपना जो मेजॉरिटी ऑफ टेन्योर है उसको कंप्लीट कर लिया है और किसी भी मेगा करप्शन स्कैंडल में उनका नाम अभी तक फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट का वन पेज का नैरेटिव है वो भी फिलहाल इस टाइम पे हमें इंटैक्ट ही नज़र आता है। तो अगर गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी की बात करें तो फिलहाल उसको कोई हम आगे खतरा नहीं देख रहे और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी और 2023 के जनरल इलेक्शंस में जो पावर है वो सेफली और स्मूथली ट्रांसफर होगी किसी दूसरी पार्टी तक। अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें हमारे, तो यूएस के साथ हमने देखा कि रिसेंटली हमारे जो रिलेशंस हैं कुछ फ्रेजाइल हैं। इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो वो हमें ब्लेम करते हैं जो अफगानिस्तान में उनको डिफीट हुई और दूसरा ये कि हमारे चाइना के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो भी चाइना यूएस को उस हवाले से काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। तो अब इन फ्रेजाइल रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान को क्या
ड्रॉबैक्स हैं जो देखना पड़ रहे हैं। सबसे पहले उनमें से एक है जी कि जो की रिकमेंडेशंस थी फैटफ की, उस पे हमने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग फैटफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं। सेकेंडली, जो हमारे रिसेंटली आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही थी, उस हवाले से भी आईएमएफ जो है वो किसी किस्म की लीनियंसी नहीं दिखा रहा। तो ये मेन ड्रॉबैक्स हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं यूएस के साथ फ्रेजाइल रिलेशंस की वजह से। ऑन दी अदर हैंड, अगर पाकिस्तान का हम इस बारे में रिस्पॉन्स देखें तो अभी रिसेंटली यूएस ने एक डेमोक्रेटिक समिट कॉल किया था, जिसमें पाकिस्तान को भी इनविटेशन दी गई थी, लेकिन चूंकि चाइना को उसमें इनवाइट नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने भी उस समिट में जाने से इनकार कर दिया था। तो इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान का भी अब जो झुकाव है वो ज़्यादातर चाइना की तरफ है एज़ कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है वो अब हम चाइना के साथ देख रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो हमारा सऊदी अरब के साथ भी हमने देखा था कि पीछे ताल्लुकात कुछ हमारे ठीक नहीं रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो उनका $3 बिलियन का एक सपोर्ट पैकेज आया, तो उससे पाकिस्तान को जो हमारे डिक्लाइनिंग रिजर्व्स थे, उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल गया। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, वो अफ़गान गवर्नमेंट के जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसके टेक ओवर के बाद पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। हमने अभी रिसेंटली ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी एक कॉल की थी, जिससे जो पूरी दुनिया का एक फ़ोकस है, वो अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ काफ़ी हद तक वो डाइवर्ट हुआ है। तो इससे हमारे जो ताल्लुकात है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। और 20 साल की जंग के बाद जो अब एक रिवाइवल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो इससे हम काफ़ी हद तक अपनी इस सारे सिनेरियो में हमारे पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक इसमें ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर इसको हम पूरी स्लाइड को या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस वक़्त समराइज़ करें, तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर जो मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बाद एक इकोनॉमी एक मेजर ऐसी चीज़ है जो कि हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर जिसका एक इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन को हमने डिस्कस किया है जी, और रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। इस टाइम पे रिसेंट जो नंबर हमारे पास है दिसंबर के मंथ का 12.3%। अब ये इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्यों हुई, इसकी 2 बेसिकली रीज़न्स थी। एक तो हमारी हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेज़, क्योंकि जो महँगाई है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हुई है, और इसकी वजह थी सप्लाई चेन डिसरप्शंस, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, और उसके बाद जब एकदम से डिमांड जनरेट हुई है, तो वो चीज़ों की डिमांड में जिस तरह से इज़ाफ़ा हुआ, तो उस हिसाब से सप्लाई नहीं प्रोवाइड की जा सकी कमोडिटीज़ की, जिसकी वजह से हमने हर कमोडिटी में सर्ज देखा। और हम पाकिस्तान चूँकि इम्पोर्टिंग कंट्री है, तो वो जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ का इम्पैक्ट था, वो पाकिस्तान में भी आया। और चूँकि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, वो डेप्रिशिएट हुआ काफ़ी हद तक, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि वो जो इंटरनेशनल हाई कमोडिटी प्राइसेज़ का इम्पैक्ट था, वो काफ़ी हद तक मैग्नीफाई हुआ। अब आगे हम क्या इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक जो सप्लाई चेन की डिस्रप्शंस हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, कम हो जाएँगी, और जो प्राइसेज़ हैं कमोडिटीज़ की, वो नीचे आना शुरू होंगी। क्योंकि अभी भी हम अगर देखें, तो जो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल है, पाम ऑयल, कोल, इनकी प्राइसेज़ अभी भी अपनी पीक को टच करने के बाद स्टेबलाइज़ेशन की तरफ अब आना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे-जैसे ये नीचे आना स्टार्ट होंगी प्राइसेज़, तो हमारे भी यहाँ पर लोकल इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं इस फिस्कल ईयर के एंड पे। सेम रिपल डाउन इम्पैक्ट आएगा जी इसका करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, क्योंकि जब इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसेज़ कम होंगी, तो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम होंगी, और जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो हमारे 60% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल की हैं, हम लोग जानते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस टाइम के ऊपर एक्सपेंशनरी फेज़ से गुज़र रही है, और मोस्टली जो एक्सपेंशंस हैं हमारी, वो इस फिस्कल ईयर के एंड पर मटेरियलाइज़ होना शुरू हो जाएँगी। तो जैसे ही वो एक्सपेंशंस आएँगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, दूसरी तरफ से हमारी प्राइसेज़ नीचे आने की वजह से इंपोर्ट्स में कमी आएगी, तो जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो हमने डेफिसिट देखा है 5 मंथ्स में, वो तकरीबन $7 बिलियन का है, और फिस्कल ईयर 22 में भी हम देख रहे हैं कि 14 टू 15 बिलियन डॉलर्स के करीब ये डेफिसिट रहेगा, लेकिन उसके बाद से आप इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखेंगे।
इसी का इम्पैक्ट आएगा जी आगे रुपये के ऊपर। जैसे ही हमारा हमने देखा कि इन्हीं दिनों में लास्ट ईयर जो हमारा डॉलर था वो 160 रुपीज़ के ऊपर था तकरीबन। और अब इस वक़्त जो हमने देखा कि हमारा जो कैलेंडर ईयर 21 क्लोज़ हुआ है, वो तो उस वक़्त तकरीबन 177 178 रुपीज़ के करीब हमारा डॉलर था। तो इसमें जैसे-जैसे हमारा करंट अकाउंट डेफ़िसिट कंट्रोल होगा, तो जो रुपये है हमारा वो भी इसको रिकवर करना शुरू करेगा, और जिससे हमारी एक तो मज़ीद इन्फ्लेशन कम होगी, और दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट की रैली भी ये आगे जाकर ट्रिगर करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से इसके बाद हमने अपना व्यू दिया है जी कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि चूँकि लिक्विडिटी जब कोविड के टाइम्स में बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट हुई, इकोनॉमी में इंजेक्ट हुई, क्योंकि उसका बेसिक पर्पस ये था कि जो लॉकडाउन्स की वजह से इकोनॉमी काफ़ी हद तक सप्रेस हो गई है, उसको स्टिमुलेट किया जाए। इसी की वजह से जो हमने लास्ट बजट देखा, प्रो ग्रोथ बजट जिसको कहा गया, जिसमें बहुत सारी टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई, पीएसडीपी का जो बजट है उसको इंक्रीज किया गया। और हमने स्टेट बैंक का भी देखा, जो एटीट्यूड था इस हवाले से कि इन्फ्लेशन हमारी ऑल्दो हाई थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट पूरा साल तकरीबन जो है वो 7% की बॉटम के ऊपर ही रहा। लेकिन उसके बाद चूँकि हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होना शुरू हुई, हमारे डेफ़िसिट्स बढ़ना शुरू हुए, जब इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी दिखाना शुरू की, तो इसकी वजह से ज़रूरी था कि हम किसी न किसी टाइटनिंग की तरफ आएँ। तो हमने देखा कि स्टेट बैंक ने जो है वो इस वक़्त तकरीबन 275 बेसिस पॉइंट्स तक जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया हुआ है 7% की बॉटम से, और हमारा जो करंट रेट है इस टाइम के ऊपर 9.75% है। अब इन्फ्लेशन हमारी चूँकि 12% के करीब है, तो रियल अगर इंटरेस्ट रेट अगर हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर ही हो। लेकिन जो हमारी रिसेंटली एमपीसी की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक फॉरवर्ड गाइडेंस प्रोवाइड की है, जिसमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन की है, जो कि आप लोग इस यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू बी नहीं सॉरी considering the inflation forecast of 11% in fiscal year 22, the MPC feels that the end goal of mildly positive interest rates on a forward-looking basis is close to being achieved. इसका मतलब ये है कि 11% की जो है स्टेट बैंक तकरीबन इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर में, बल्कि करंट ईयर में, और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आप पॉलिसी रेट में शायद आगे ना देख सकें, क्योंकि स्टेट बैंक की भी अज़म्पशन यही है कि इस फिस्कल ईयर के एंड पे या नेक्स्ट फिस्कल ईयर के स्टार्ट में प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएँ। तो इस फॉरवर्ड गाइडेंस को देखते हुए और इन्फ्लेशन आउटलुक को कंसिडर करते हुए हमने ये अपनी फ़ोकस दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो नेक्स्ट आने वाली है जनवरी में, उसमें तो रेट स्टेटस को ही रहेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ने बताया है कि शॉर्ट टर्म में अनचेंज रहेगा इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो मार्च में हमारी एमपीसी की मीटिंग होगी, उसमें तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट में मज़ीद, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे इंटरेस्ट रेट की पीक भी यही होगी। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया जी हमने कि 4 टू 5% रहेगी साल में, और इसकी मेन वजह ये है कि हमारा एक तो जो हमने देखा कि रिसेंट जो बजट था फिस्कल ईयर 22 का, उसमें काफ़ी सारी उन्होंने रिलैक्सेशंस दी हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस भी दी हैं, जो कि और ऑल्दो हमारी अभी मिनी बजट में काफ़ी सारी जो है वो टैक्स रिलैक्सेशंस को ख़त्म भी किया गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद चूँकि हमारी जो लोकल डिमांड है वो इंटैक्ट है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ने के आगे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा एक्सपैंड कर रहा है। तो ये हमें इतना कुशन प्रोवाइड करेगा कि हम 4 टू 5% का जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन कर सकें, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो 5 मंथ्स में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन 5% के करीब ही चल रहा है। लास्ट स्लाइड पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से है जी, रिज़म्पशन ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, और इसमें हमने बताया है कि 5 मेन इसमें प्री कंडीशंस थी जो पाकिस्तान को फुलफिल करनी थी इस आईएमएफ के प्रोग्राम को, जो $6 बिलियन की फाइनेंस फैसिलिटी है, इसको रिज्यूम करने के लिए। जिसमें मेनली हमने एनर्जी के टैरिफ्स बढ़ाने थे, इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के। इसमें हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था, और जो 2 की बिल्स हैं, एक तो स्टेट बैंक एसपीपी ऑटोनॉमी बिल है, और दूसरा सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, जिसको हम मिनी बजट के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से मोस्टली जो हम कंडीशंस पूरी कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स कुछ बढ़े हैं, और कुछ मज़ीद आगे बढ़ जाएँगे, गैस के टैरिफ्स भी मज़ीद बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारा ऑलरेडी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है।
और जो 2 बिल्स थे वो काफ़ी अरसे के डिले के बाद फाइनली हमारी पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं। और 10th जनवरी के को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन है उसमें ये बिल्स दोनों अप्रूव हो जाएंगे। और उसके बाद 12th जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली जो आईएमएफ की मीटिंग है उसमें हमारे केस को टेकअप किया जाएगा और $6 बिलियन की जो फैसिलिटी है उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। और ये जो आईएमएफ प्रोग्राम की रिजम्पशन होगी, इससे जो हमारी पीएसएक्स में मनी मार्केट में एक्सचेंज रेट में जो भी हमारी जिटर्स आ रहे हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं वो रिमूव करने में काफ़ी हद तक इसमें हमें मदद मिलेगी। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ। पूरा साल इसमें हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर पूरे साल की परफॉर्मेंस बताई है कि कब किस मंथ में मार्केट जो है वो अप गई, कब डाउन गई, उसकी क्या क्या रीजंस थी। अगर इसको समराइज किया जाए तो पूरे साल में एक तो सेनेट इलेक्शंस की जो गिलानी वाले और हफीज शेख की अनसर्टेनिटीज थी, फिर इसके अलावा कोविड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज थी। और लास्ट क्वार्टर की अगर हम खास बात करें तो इसमें जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी हद तक बढ़ना शुरू हुआ और जो हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हद तक हमने वोलेटिलिटी देखी है। तो अगर हम देखें कि किस तरह से कंक्लूड की है तो 841 पॉइंट्स टोटल पॉजिटिव ऐड किए हैं मार्केट ने और 44,596 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई, जो कि 1.92% का एनुअल रिटर्न बनता है। और अगर हम सेक्टर वाइज सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर हमें टॉप ऑफ द लिस्ट मिलता है। 25% का रिटर्न तकरीबन एनुअल बेसिस पे इसने दिया। और टॉप डिक्लाइनर्स की अगर हम बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर है जी, जिसने 30% का डिक्लाइन शो किया अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो टॉप हैवीवेट सेक्टर्स हैं जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। ऑल्दो इन दोनों सेक्टर्स की जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहे हैं पूरे साल में तकरीबन, लेकिन फिर भी इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो हमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली इन सेक्टर्स में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2.8% का सिर्फ रिटर्न मिला कमर्शियल बैंक्स में हमें और 2.1% का नेगेटिव रिटर्न मिला हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। तो अब इसी सारी चीज़ को अगर हम समराइज़ करें तो हमारा जो हमने अपना आगे टारगेट दिया 53,000 का, तो वो हमें अचीव होता हुआ किस तरह से नज़र आ रहा है कि एक तरफ हमने देखा कि पॉलिटिक्स के हवाले से भी हर किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है आगे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी आगे इस फिस्कल ईयर के एंड के ऊपर हम इसको स्टेबलाइज होता हुआ देख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव, एक जैसे ही हमारे डेफिसिट कम होना स्टार्ट होगा तो हमारा रुपी रिकवर करना शुरू करेगा, और जैसे ही हमारा रुपी रिकवर करना शुरू करेगा तो ये चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट की रैली को ट्रिगर करेगी। और फेवरेबल डायनामिक्स से मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर में इस टाइम पे तकरीबन पीक के करीब है हमारा इंटरेस्ट रेट, और दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल है वो भी तकरीबन पीक के करीब है। तो जैसे ही ओवरऑल सेंटीमेंट एक पॉजिटिव होगा तो इन 2 सेक्टर्स में आप लोग देखेंगे कि रैली बनेगी, और चूंकि सिर्फ ये 2 सेक्टर्स ही 34% ऑफ द कंपोजिट टोटल कंपोजिशन है हमारी केएससी 100 इंडेक्स का। तो ओवरऑल आपका इंडेक्स पॉजिटिव होगा और एक जनरल ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, जिससे हमारा ये जो टारगेट है 53,000 का, ये अचीव होने के आगे प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा मौजूद है। और अगर आप लोग सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स को हमने ओवरवेट स्टांस दिया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को, फर्टिलाइजर को और टेक्सटाइल सेक्टर्स को हमने ओवरवेट स्टांस दिया, और सीमेंट, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को हमने मार्केट वेट स्टांस दी। और अगर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखेंगे तो फीपीलीपी का पूरे साल का डाटा कंपाइल्ड फॉर्म में हमें मिलेगा, और $360 मिलियन की जो है वो नेट सेलिंग की है फॉरेनर्स ने इस साल में, और लोकल्स ने जो बाइंग की है वो आप लोग देख सकते हैं कि उन्हीं सेक्टर्स में है जो कि हमें भी आगे फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले बैंक्स हैं, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं और ईएनपी सेक्टर्स हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से तो यही तक थी हमारी सारी आउटलुक। इसके अलावा आगे से जो है वो सेक्टर्स आउटलुक स्टार्ट हो जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के सेक्टर्स होंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तकरीबन 12 सेक्टर्स हैं और 37 कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हमने अपना व्यू, अपडेटेड व्यू इसमें शेयर किया है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स हैं, इसका एक छोटा-सा व्यू जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इंटरेस्ट रेट के हवाले से। और इसके बाद एक स्लाइड है जिसमें हमने अपनी कवर्ड स्क्रिप्ट्स उसमें लिखी हैं, और उनकी क्या टारगेट प्राइसेज़ हैं, क्या रिटर्न्स हैं और क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड्स हैं। और फिर नेक्स्ट पेज से जो है वो वन बाय वन सारी कंपनीज़ के ऊपर जो अपडेटेड व्यू है हमारा,
वो आप लोग इसमें देख सकेंगे। और इसी तरीके से बाकी सारे सेक्टर्स भी इसमें मौजूद हैं। और लास्ट में हमारा जो है वो इस रिपोर्ट के एंड के ऊपर डिस्क्लेमर मौजूद है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग रेज हैंड की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा और फिर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी अपने क्वेश्चंस वगैरह लिख कर बता सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? जी खुरम जी, साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है जो अभी तक मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं हो रही कि मैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया में हूँ। जी ये जो आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसमें मतलब उसमें कोई बेनिफिट है, या उसका मतलब अभी फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अकाउंट है वो भी वही ज़ाहिर है पाकिस्तान जो पहला अकाउंट था वही ऑपरेट हो रहा है मेरा। जी तो ये जो रोशन डिजिटल है इसमें कोई एडवांटेज है हम लोगों को खोलने का? सर, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए एक तो सबसे पहले उसका एडवांटेज है कि आप उसमें, अगर आपका कोई अकाउंट ना हो, अभी तो आपने बताया कि आपका ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आप बगैर किसी ब्रांच को विजिट किए आप इलेक्ट्रॉनिकली वेबसाइट पे जाके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका ये एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मेन इसका एडवांटेज है, क्योंकि जो दूसरा आपका बैंक का अकाउंट होगा उसमें आप डायरेक्टली जो है वो ट्रेडिंग की ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, लेकिन रोशन डिजिटल अकाउंट से आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी और जो उस पे जो अकाउंट मेंटेन होएगा वो फॉरेन एक्सचेंज में होएगा, पाक रुपीज में होगा? इसमें अगर दोनों, आपका जो जी, फॉर दोनों किस्म के एग्जांपल एक्सेप्टेबल अब्बासियन जी। कंपनी में जो मेरा अभी अकाउंट है वो तो पीक उसमें पाक रुपीज में है, बट अगर ये मैं ये वाला करता हूँ अकाउंट तो उसमें फिर जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो फॉरेन एक्सचेंज में होंगी? सर सर दोनों इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। आप फॉरेन फॉरेन करेंसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और लोकल करेंसी यानी कि पीकेआर में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस ओके, को। ठीक है, राइट राइट राइट, ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी, और किसी का क्वेश्चन है जी? शाहजेब साहब। जी शाहजेब साहब, आप अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मार्केट की बड़ी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नज़र आ रही है, मतलब अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, मतलब ये इसी रेंज में मूव कर रहा है मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने से। जी तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये अपनी मूवमेंट दिखाएगा, इन आइदर वे, अपवर्ड या डाउनवर्ड? देखें, सबसे पहला जो हमारा एक ट्रिगर होगा वो होगा आईएमएफ प्रोग्राम की रिजम्पशन। ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी को हमने देखा है कि हमारा पार्लियामेंट का सेशन है और मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो है वो हमारे दोनों जो की बिल्स हैं, एसपीपी ऑटोनॉमी बिल भी और फाइनेंस जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है, दोनों बिल्स अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद 12 जनवरी को, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है ना इस हवाले से कि अप्रूव होते हैं नहीं होते, उसके बाद फिर 12 जनवरी को जो हमारा आईएमएफ का बोर्ड है वो हमारे प्रोग्राम को रिज्यूम करता है या नहीं करता। तो जैसे ही ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी, इसमें आपको मार्केट में एक जो है वो सर्च देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे ही हमें उसके साइंस कुछ नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल वैसी ही है जैसे पिछले साल में थी। हमारा जो डेफिसिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। हमारा रुपी जो है वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 178 से 176 के करीब है, लेकिन कोई बहुत मेजर हमने अभी रिकवरी नहीं ना देखी है और ना अभी फिलहाल विद इन
1 और 2 मंथ्स हमें नजर आ रही है। तो जैसे ही हमें कुछ ये रिकवरी के साइंस नजर आना स्टार्ट होंगे तो उस वक्त आप मार्केट में रैली बनते हुए देखें। अच्छा जी, SNGP के बारे में पूछा है, इसके बारे में आपको व्यू जरूर देते हैं। इससे पहले जुबैर साहब आप अपना जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। आप क्या हाल है आपके? ठीक ठाक शुक्र है? अल्लाह का, ठीक सर ठाक। पूछना था ये अभी क्या कोई मार्केट जिस तरह से अभी तो आपने बताया कि आस्ता-आस्ता चलना शुरू होगी होपफुली जी आफ्टर 12th जनवरी, तो इसमें कोई अब वापस से आने के भी चांसेस हैं? तो वापस को 43, 38, 39,000 के? क्योंकि वो अब जिस तरह 43, 42,000 पे गई थी मार्केट और वहाँ से अब रिकवर होके वो 45,000 पे आ गई है। लेकिन वो स्टॉक प्राइसेस कुछ इतनी इंक्रीज नहीं हुई, वो उसी लेवल पे हैं, कोई 38,000 वाले लेवल पे। हम्म। तो इस हवाले से रहनुमाई कर दें और आगे कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी बता दें। पाकिस्तान में क्लोवर का जो है स्टॉक, उस बारे में अगर कुछ बता दें, कोई इसमें आगे रखें इसको या इसको स्विच कर लें। सर क्लोवर एक छोटा स्टॉक है, कोई डिटेल में हमारी एक तो कवरेज में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फूड सेक्टर में कुछ बहुत खास आगे जो है ना ग्रोथ हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही जो हमारे करंटली ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जी, ये, दूसरा कोई बहुत डाउन साइड हमें मार्केट में नजर नहीं आ रहा इस टाइम के ऊपर। ठीक हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो ये वॉलेटिलिटी ही देख सकते हैं, थोड़ा सा ये वॉलेटिलिटी प्रोलॉन्ग जरूर हो सकती है, लेकिन कोई खास डाउन साइड वाली सिचुएशन हमें नजर नहीं आती, क्योंकि जो भी वर्स्ट सिचुएशन थी वो हम ऑलरेडी उससे गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारी तकरीबन पीक पे है और जो हमारा डेफिसिट है वो भी ऑलरेडी तकरीबन पीक के ऊपर है, क्योंकि अभी जो ज़्यादा डेफिसिट के नंबर्स हैं वो, एक तो हम वैक्सीन 5 माह में $7 बिलियन का हमारा डेफिसिट है और उसमें $2 बिलियन की हमने वैक्सीन ही मंगवाई हुई है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इशू है, आगे जाके ये वाला एक्सपेंस भी हमारा कम होगा और बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आएंगी, तो जब इकोनॉमी में हम रिकवरी देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो सर्ज हम मार्केट में तब देखेंगे, या जो ओवरऑल मार्केट जब चलना स्टार्ट होगी, जब दो खास सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो जब चलना स्टार्ट होंगे तो उस वक्त मार्केट का इंडेक्स बढ़ेगा, और जब इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट होगा तो ओवरऑल आप एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखेंगे। क्लोवर के बारे में आपने बात की है, ऑब्वियसली आप उसमें भी सर्च जरूर देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि और बहुत बेहतर ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम पे मार्केट में, जिसकी तरफ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा जी, ये जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस टाइम के ऊपर तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको चार्ट्स को देके या फंडामेंटल्स को डायरेक्टली देके आपको इसके बारे में रिस्पॉन्ड किया जाए पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे रिसर्च की जो फ़ोन नंबर है 117, हमारा एक्सटेंशन है 116117, इसके ऊपर भी अपनी क्वेरीज को इस स्टॉक्स के हवाले से सेंड कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं research@abbasiancompany.com के ऊपर, और इसके अलावा जो है वो आप लोग हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी रीच कर सकते हैं, जो नंबर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में व्यू आपको उसमें मिल जाएगा, बाकी आप मजीद जो आपकी कुछ क्वेरीज हैं उनको भी हम आंसर करते हैं। डू यू सी इंटरेस्ट? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, मैंने आपको जैसे कि बताया कि फिस्कल ईयर के एंड के ऊपर जैसे ही इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होना शुरू होंगी, हमारी लोकल इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे-जैसे हमारी इन्फ्लेशन कम होगी, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे तो कि ऑब्वियसली हमें जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ख़ास तौर के ऊपर इलेक्शन ईयर से हम गुज़र रहे हैं तकरीबन, और गवर्नमेंट को जो है वो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ ज़्यादा इस टाइम के ऊपर उनके लिए फ़ेवरेबल। तो इन्फ्लेशन जैसे ही हमें कुछ इंडिकेशंस मिलेगी कि नीचे आना स्टार्ट हो रही हैं,
तो साथ ही इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। और मिस नसीरा हैं जी हमारे साथ, एक तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा उन्होंने कहा जी, इज़न्ट इट वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइड, इकोनॉमी इज गोइंग डाउन एवरी डे एंड देयर इज अनसर्टेनिटी। जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ही है जी। फिलहाल इकोनॉमी इस टाइम पे हमें डाउन साइड के ऊपर ही नजर आती है और अनसर्टेनिटी हर वक्त है। लेकिन मैंने आपको प्रेजेंटेशन में यही बताया ऑलरेडी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हम इस फिस्कल ईयर के एंड से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिस्कल ईयर खत्म होगा जून 22 में, तो उस दौर के करीब जाकर हमें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आना स्टार्ट होगी। अभी करंट सिचुएशन को हम देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने अपने कमेंट में देखा है। जी रावेल साहब हैं जी, रावेल मुनीर साहब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी रावेल साहब, आप अपना क्वेश्चन कर सकते Thank you. Can you hear me now? हैं। जी जी, आई कैन हियर यू। Okay, thank you. और अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक हैं? वालेकुम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा बिल्कुल। मैंने पूछना था, जो भी आप ये जो प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जो भी टारगेट प्राइस है किसी भी स्क्रिप्ट की, मैंने सिर्फ उसकी मेथोडोलॉजी का पूछना था कि ऐसा अगर आप कंपनी की किसी भी एनुअल रिपोर्ट में देखो तो उसमें उन्होंने ऐसे प्रोजेक्शंस नहीं बनाई होती। तो आप जो भी रिसर्च करते हैं उनमें जो आप टारगेट प्राइस एक सेट करते हैं किसी भी स्क्रिप्ट की इन अ लॉन्ग रन, तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसकी बेसिस क्या होती है? जी, उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है? इक्विटी एनालिसिस के डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं, ठीक है? कुछ हमारे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हैं, एब्सोल्यूट मॉडल्स में आते हैं, कुछ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स हैं, कुछ रेसिडुअल इनकम मॉडल्स हैं, फिर कुछ रिलेटिव एनालिसिस मॉडल भी, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स भी आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के रेशियोज़ को देखते हैं, मल्टीपल्स को देखते हैं। और उसकी बेसिस के ऊपर टारगेट प्राइसेस जो हैं वो हम उनको निकालते हैं। बेसिकली एक थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है, जो फंडामेंटल वर्किंग हम लोग तो करते हैं कि पहले पिछले 5 साल की जो फाइनेंशियल्स हैं उसको हम लेते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर नेक्स्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल्स को फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है? उसकी बेसिस के ऊपर जो फ्यूचर कैश फ्लोज़ होते हैं उसको हम एक सर्टेन डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट बैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की निकल आती है। तो वो बेसिकली एक फंडामेंटल वैल्यू होती है, टारगेट प्राइस होती है कंपनी की। इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में, कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ट्रेडिंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है किसी किसी खास स्क्रिप्ट का, तो उस हवाले से कहाँ पर उस स्क्रिप्ट की रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्क्रिप्ट्स के ऊपर। ओके, ये जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है जी, बेंजामिन ग्राहम की, जो उसने जो जी। फार्मूला लिया हुआ है, क्या उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू किसी की भी निकालें तो वो हेल्पफुल होती है, या आप ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो यूज़ करते हैं वो बेहतर है? क्योंकि आई नो कि जो बेंजामिन ग्राहम का जो इंट्रिंसिक फार्मूला है वो मतलब कि उसने काफ़ी पिछली सेंचुरी का था, लेकिन क्योंकि अब ऑलरेडी फाइनेंस में काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, तो ऑल्दो इट्स स्टिल वैलिड, या आप मुझे बता रहे हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो या देखिए, और जो बेंजामिन ग्राहम का जो फॉर्मूला मेथोडोलॉजी है? जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, अब मैंने उसको पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने रिसेंटली अपने चूँकि सीएफए के कोर्स में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल्स, उनमें यही बेसिकली 2 किस्म के मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल्स हैं और दूसरा रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। तो मॉडर्न फाइनेंस की, जैसा कि आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और देखना ये होता है ना कि हमारे करंट इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। तो इंडस्ट्री जिस चीज़ को फॉलो कर रही है, हम भी अगर उन्हीं मेथड्स को फॉलो करके अगर अपना एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा हम एक्यूरेट एनालिसिस की तरफ या ज़्यादा एक्यूरेट अपनी टारगेट्स की तरफ पहुँच सकें। तो हम लोग जो है वो अपनी वर्किंग में डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स ही यूज़ करते थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को वाइंड अप करेंगे। Gee, I think we have no more questions. So thank you, all of you, for joining the session. Have a nice day. Thank you.